तो आप लोग मेरे को जानते ही हैं, लेकिन फिर से जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं। मेरा नाम रितु जैन है। मैं एमए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और योगा ट्रेनर हूँ। और मैं आराम ध्यान योग से भी मैं वहाँ अंतरप्पा हूँ। और ये वर्कशॉप हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं, जो इजीली कर सकते हैं कर ले, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास है तो बिना आपको साथ में करे समझ नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो ऑन कर लें। आज का टॉपिक हमारा रहेगा पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी से मतलब क्या है? पॉलिसिस्ट ओवरी डिजीज, या इसको पीसीओएस भी कह सकते हैं, पॉलिसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। ये होता क्यों है? मेन इसकी वजह है आजकल की हमारी लाइफ। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो उनका सिटिंग जॉब हो गया है, वर्किंग फिजिकल वर्क कम हो गया है, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनके ओवरी में सिस्ट टाइप बन जाते हैं। और ये कोई ऐसी बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। ये हमारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाएं, जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें या कम करें, और योगा को हम अपनी लाइफ में एंटर करें। तो आज हमारी वर्कशॉप का मकसद है हमारे को पीसीओडी से निजात पाना। आज हमारे साथ जो हमारी योगा थेरेपिस्ट है वो डॉक्टर रुक्मणी राव रहेंगी। उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी। और हमारी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर स्मिता अग्रवाल। तो बाद में हमारे पूरे सेशन में जुड़े रहिए, जिससे आपको पूरा सबका जो भी ज्ञान है हमें मिल सके। सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग कैमरे ऑन कर लें और खड़े हो जाएं, क्योंकि आज हमारा ये सिस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हम पैल्विक ओपन वाले आसन करेंगे, जिसमें हमारी पैल्विक ओपन। आप लोग मुझे पिन कर लें, क्योंकि मैं अगर पिन करूंगी तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊंगी, तो इसलिए आप लोग मुझे पिन कर लें। रितु जी रिकॉर्डिंग में डाल दें। हाँ जी मैम, ऑन कर दिए। एक बार कोई भी बता दे कि मैं फुल मिला दिख रहा है। जी जी ठीक है दीदी, स्टार्ट करते हैं। चलिए खड़े हो जाएंगे समस्थिति में। यहाँ से हमें धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्लोली करेंगे। धीरे धीरे करते हुए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। और यहाँ हम जो भी आसन करते हैं, अगर आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर नी में प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है, तो उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि इतने लोगों में हमें पता नहीं होता कि किसको कोई प्रॉब्लम है। तो आप हम जो आसन करा रहे हैं उसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। और तेज करेंगे। स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे स्लो करेंगे। धीरे धीरे और स्लो, रुकेंगे नहीं। स्लो करते हुए धीरे धीरे कम करेंगे। यहीं पर वॉक करते रहेंगे, रुकना नहीं है। जहां भी खड़े हैं वहीं पर वॉक करेंगे। थोड़ा सा सांसों को संभालने करेंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर इस प्रकार से रखेंगे कि हथेलियां हमारी नीचे की तरफ रहेंगी। अब यहां से हमें क्या करना है? अपोजिट लेग को टच करेंगे। पहले धीरे धीरे करके देखेंगे। हाथों को नीचे नहीं लाएंगे, शोल्डर लेवल पर ही रखेंगे।
धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए इसको भी जो कर सकते हैं वो फास्ट करेंगे। अपोजिट लेग को टच करने की कोशिश करके जो नहीं कर सकते वो आराम से करें। धीरे से ऊपर लाएं, वापस नीचे ले जाएं, धीरे से ऊपर, वापस नीचे करते जाएंगे। वापस रुकेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे, पैरों को चलाते जाएंगे, पैरों को रोकेंगे नहीं, धीरे धीरे पैरों को चलाते जाएंगे। अब यहीं से हाथों को भी मूवमेंट देते हुए हम रनिंग करेंगे। इसको भी धीरे धीरे करते हुए फास्ट करेंगे, पहले स्लो फिर फास्ट। अपनी कैपेसिटी के अनुसार सामने देखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सीधी हाथों को मोड़ करके पीछे ले जाएं, कोहनियों से मोड़ें, फिर उसको पीछे ले जाएं। हाँ जी, पैरों को भी उठाएंगे, धीरे धीरे पैरों को भी उठाएं, हाथों को मोड़ते हुए इस तरह से पीछे लेकर के जाएंगे। चलिए वापस आएंगे, धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे, फिर से सांस नॉर्मल। यहीं पर इसका एक वेरिएशन और करेंगे, चलते रहेंगे, रुकना नहीं है। अगर आपको नॉर्मल ऐसे नहीं चल पा रहे तो मैट पर चक्कर लगा लीजिए, रुकेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे दीदी। अब दूसरे आसन पर जाएंगे, दूसरे वार्म अप पर वापस आ जाएंगे। हाथों को साइड में ओपन करेंगे, हथेलियों का रुख नीचे, पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा, और पैरों का जो हमारे पंजे हैं वो बाहर की तरफ। अब यहीं से अपने घुटने को अपने हथेलियों से टच करेंगे। ये भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट करें। हथेलियां हमारी नीचे नहीं जाएंगी। रूबल भैया पूरा नहीं खोलना, अपनी कोहनियों को अपनी चेस्ट से लगा के रखेंगे, हाथों को, हथेलियों को, हाँ जी, इस प्रकार साइड में खोलेंगे। रूबल भैया साइड में खोलेंगे, अपनी हथेली से अपने नी को टच करने की कोशिश, अपोजिट नी। रश्मि दीदी अपोजिट नी टच करिए। अगर राइट हैंड पर आप टच कर रहे हैं तो लेफ्ट नी, हाँ जी, ये इस तरह से, ये वाला पोस्चर रहेगा आपका। करेंगे इसको भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी करेंगे, नहीं तो आराम से। वापस आएंगे, फिर से मैट पर चलते रहेंगे, आगे पीछे, मैट पर ही आगे पीछे होते जाएंगे। जब सांसें सामान्य हो जाएंगी, अब यहाँ से हम जंपिंग जैक करेंगे। जंपिंग जैक के लिए जिसके किसी के नी में पेन है तो वो जंप नहीं करेगा, सिर्फ इस तरह से खोलेंगे और वापस आएंगे। ऊपर हाथों को ले जाएंगे, ताली बजाएंगे, लेग्स को खोलेंगे, वापस आएंगे। और जो कर सकते हैं वो प्रॉपर जंप के साथ करेंगे। पैरों को, हाथों को साथ में खोलेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ताली बजाते हुए वापस लाएंगे। 10 के 3 राउंड्स करेंगे। हाँ जी, खोलेंगे। रूबल भैया ऊपर ताली बजानी है, हाँ जी। ये बाकी लोगों का मुझे ना बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा है,
बिंदु दीदी का सही दिख रहा है, रूबल भैया का सही दिख रहा है, यहाँ रश्मि दीदी दिखाई दे रही है, गुड़िया दीदी दिखाई दे रही है, संगीता बनारसी, आप लोग दिखाई दे रहे हैं। जिनका दिख रहा है मुझे, मैं उनका बता सकती हूँ कि ठीक हो रहा है। चलिए वापस आएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। इसके हम 3 राउंड्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम आपको अभी एक एक राउंड बता दें। वापस बैठ पे चलेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। वापस आएंगे, अब फिर से पैरों को खोलेंगे, पंजे हमारे बाहर की साइड, लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड, राइट पंजा राइट साइड। अब यहाँ से हाथों की प्रार्थना मुद्रा बनाएंगे, चेस्ट के आगे लाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नी को बैंड करेंगे, साइड में नी बैंड करेंगे, रुकेंगे 1 2 3 4, हाथ हमारे कान बाइसेप्स हमारे कानों से लगे हुए, 7 8 9 10। वापस इसको अभी 3 बार करेंगे, हम 3 बार, इसको आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे। पैल्विक हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, झुकेगा नहीं आगे की तरफ या पीछे की तरफ। कोनिया, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जितना जो आराम से, जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार नीचे जा सकते हैं जाएंगे, रुकेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, 10 काउंट करेंगे मन में। गुड़िया दीदी नीचे जाइए, घुटनों को मोड़िए, हाँ जी, हाथ ऊपर। वापस एक बार और करेंगे, इसको नॉर्मल हो जाएगा। पहले सांसों को नॉर्मल करेंगे, वापस आएंगे, थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे। दीदी आगे नहीं झुकना, कल्पना दीदी आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, बॉडी को आगे नहीं झुकाना, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लाना है। फिर वापस हाथ हमारे ऊपर की तरफ खींचे हुए, बाइसेप्स कान से लगे हुए, पंजे दोनों बाहर, राइट पंजा राइट साइड, लेफ्ट पंजा राइट साइड, लेफ्ट साइड। नीचे जाएंगे बिल्कुल पैल्विक सीधा रखते हुए। फिर वापस आप इसको चाहे तो 10 काउंट कर रुक के करें, चाहे तो नीचे जाए ऊपर आए, जैसे अभी आप इजीली कर पाए वैसे करेंगे। चलिए वापस आ जाइए, बस एक और लेंगे वार्म अप। सीधे खड़े होंगे मैट के सामने की तरफ, यहां से हाथ को ऊपर ले जाएंगे और लेग को पीछे, हल्का सा पीछे बैंड करेंगे, हाथ हमारे सीधे रहेंगे, बाइसेप्स कानों से लगे हुए, पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए। फिर वापस लाएंगे हाथ को नीचे, फिर से दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, हाथ ऊपर। इसको हम फटाफट करेंगे बैलेंस को बनाते हुए। एक पैर पीछे, वापस, दूसरा पैर पीछे, वापस, हल्का सा बैक बैंडिंग, बाइसेप्स कान से लगे हुए, हाथ बिल्कुल सीधे। हाथों को जोड़ना नहीं है दीदी, अल्पना दीदी आप हाथों को ऊपर जाके जोड़ रहे हैं, हाथों को जोड़ना नहीं है, सीधे ऊपर की तरफ। हाँ जी बिल्कुल ठीक। जब पीछे पैर पीछे जाएगा, हल्का सा पीछे बैंड करेंगे, वापस आएंगे, फिर पीछे बैंड करेंगे, वापस आएंगे। ध्यान से करें, बैलेंस बनाते हुए। हील्स हमारी नीज हमारी मुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल सीधी। ट्राई करें जो पीछे पैर जा रहा है उसकी भी हील सीधी रहे और जो आगे आ रहा है उसकी भी हील सीधी रहेगी। चलिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम कम होता है तो हम थोड़ा थोड़ा ही बता पाते हैं आपको। वापस आ जाएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। ये थे आज के हमारे वार्म अप। अब मैं इनवाइट करूंगी रुक्मणी राव को। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। वो MA एंड MPhil है योगा में। MA एंड MPhil है योगा में। उनका 2010 से योग के क्षेत्र में एक्सपीरियंस रहा है।
और भारत योगासन में नेशनल जज भी हैं ये। और इस अभी जो है स्पेशल पैरालाइज पेशेंट पर काम कर रही है। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज रुक्मणी दीदी ने हमें हमारे सेशन के लिए टाइम दिया और अपनी जो प्रतिभा है हमारे तक पहुंचाने के लिए वो आज हमारे बीच में आई है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें और जैसे जैसे रुक्मणी दीदी हमें बताएं हम उसको उसके हिसाब से आज योगा करेंगे। हाँ जी दीदी। थैंक यू रितु। आप सभी का वेलकम। आप सभी ने योग को अपने लाइफ में शामिल किया है, बहुत बहुत आपका साधुवाद। और आगे आने वाले समय में आप बहुत सारी परेशानियों से बचे, इसी उम्मीद को लेकर आज इस सेशन पे मैंने अपना प्रोग्राम देने का विचार रखा था। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो पीसीओडी, जो हमारी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज की आने वाली जनरेशन के लिए। हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो पीसीओडी जो मोस्ट देखा गया है तो ये सब हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज है और हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण हो रही है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि पीसीओडी है क्या? पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, ये ओवरी से रिलेटेड डिसीज है। और ये होती कैसे है? हार्मोनल के इम्बैलेंस। कौन सा हार्मोन्स है? ये जो पुरुष में होने वाला एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, ये महिलाओं में भी पाया जाता है, पर ये जब ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में होता है और उसके कारण ही शरीर में सारे सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो हमें करना क्या है और कैसे पहचाने कि हमारे अंदर पीसीओडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है? तो हम देखेंगे कि जब भी पीसीओडी वाला प्रॉब्लम होता है तो मेन ज्यादातर जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जिनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से तितर बितर होती है, जो अपने आप में लाइफ स्टाइल को बैलेंस करके नहीं चलते हैं, कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ खाने पे और काम पर ही ध्यान देना है, टेंशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें इन सब चीजों पे मायने रखती है। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या पीसीओडी हो रही है? आप देखेंगे आपका वेट गेन होने लगा है, इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, चेहरे पे फेस पर आपको एक्ने दिखने लगेंगे, एक्सेस हेयर जो जैसे कि दाढ़ी और मूंछ वाले जो बाल होते हैं वो आपके फेस पर दिखाई देंगे। इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। आपके ओवरी में सिस्ट बनने लगेगी, आपके स्किन पर, फेस पर डार्क स्पॉट आने लगेंगे, आप फटीग महसूस करेंगे, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और स्लीप डिसऑर्डर होगा। ये सिर्फ हमारी पीसीओडी की वजह नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में दिखाते हैं। इसीलिए योग में कहा गया है कि आप अपने दिनचर्या को, डेली रूटीन को डिसिप्लिन करके चलिए। अब आता है कि ये एंड्रोजन हमारे शरीर में कैसे बढ़ जाता है और किस वजह से हमें पीसीओडी होती है। तो जब शरीर में हमारे एंड्रोजन बनता है वो है LH जो ल्यूटिनाइडिंग हार्मोन्स है, इसकी जब ज्यादा हमारे शरीर में हो जाती है मात्रा, तब हमारे शरीर में जो ओवरी है, ओवरी में जो एग है उसका ओव्यूलेशन नहीं होता है और उसके बाद हमारे शरीर में सिस्ट बनती है। तो जब आपके शरीर में LH बनता है और उसका हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसके अलावा हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उस इंसुलिन का यूज नहीं हो पाता है और वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी एंड्रोजन बढ़ जाता है और हमारे शरीर में पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि पीसीओडी हो, पीसीओएस भी हो सकता है और भी दूसरी बीमारियां हो सकती है। अब इनको हमें कंट्रोल करना है, तो हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो आप हार्मोन्स बाहर से ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। बॉडी में यदि एक बार बाहर से हार्मोन्स को इंटेक कर लिया तो फिर हमारी बॉडी जो है, हमारे हार्मोनल ग्लैंड जो है वो ये भूल जाते हैं कि हमें भी हार्मोन्स बनाना है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी आपको मेडिसिन से मिल रहा है और धीरे धीरे हमारे ग्लैंड्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और हम टैबलेट के रोज हैबिचुअल हो जाते हैं। तो बेस्ट क्या है कि हम कोशिश करें कि हमारे जितने सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं उस पर ध्यान देते हुए उनको हम कोशिश करें कि धीरे धीरे हम कम कर लें।
कैसे कम कर ले और कैसे सुधार कर ले, तो उसका एकमात्र सिर्फ उपाय यही समझ में आता है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारें और अपनी लाइफ में रोज डेली रूटीन में कम से कम 30 to 45 मिनट्स का योग करें। तो जैसा हमारे यहाँ ऋतु ने बताया है, ऋतु मैम ने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जब भी पीसीओडी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हैवी एक्सरसाइजेस करने हैं जो आपको आपके लेवल पर हो। बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज को मत कीजिए, जितना हो सकता है इंसुलिन को कंज्यूम करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है। तो सबसे पहले तो एक वॉक जो बहुत इजी होती है, जिसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सिंपल आपको वॉक करनी है। तो 30 मिनट्स की वॉक करने के बाद आप सूर्य नमस्कार करेंगे। यहाँ तक आप बिना किसी के सपोर्ट के कर सकते हैं, किसी की गुरु की या किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। पर यदि इसके बाद भी आपको लग रहा है कि हमारे अंदर पॉलिसिस्टिक के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या पीरियड्स हमारे रेगुलर हो रहे हैं और आने वाले समय में हम इससे सफर कर सकते हैं, तो आपको योग में सबसे पहले जो हमने अभी किया है कार्डियो एक्सरसाइज के साथ साथ वार्म अप में हमें थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेस लेनी है। जब आप वार्म अप कर ले तब उसके बाद आपको फिर योग के आसन पर आना होगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से आसन है। वैसे तो आप फुल पैकेज में लाइए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि कौन से आसन करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। पर जब हमारे अंदर इसके सिम्टम्स या डिसीज आ गई है तब हमें अपने आसनों पे फोकस करना होगा कि हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन से आसन है। तो आइए चलते हैं हम अपने इन आसनों की तरफ और उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। सभी लोग ऋतुमान को पिन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले आराम से आप बैठ जाएं। इसमें हम स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन और प्रोन पोस्चर सभी में से कुछ आसन को ले सकते हैं। स्टैंडिंग में आपने काफी कुछ वार्म अप में कर लिया है, इसलिए अब हम सिटिंग पोस्चर्स में आते हैं और इसमें किए जाने वाले आसन मैं आपको लास्ट में और बताऊंगी। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से आसन पर ज्यादा ध्यान देना है। सिटिंग पोस्चर में आप सबसे पहले हम करेंगे अपने दोनों पैरों को साइड बाय साइड फैला लीजिए, सामने सीधा कर लीजिए। पश्चिमोत्तासन हम दोनों पैरों को पास करके करते हैं, वो भी बहुत अच्छा आसन है, वो भी इसमें कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर कर रहे हैं सिंगल पैर पे पश्चिमोत्तासन। पैरों को दोनों सामने फैलाने के बाद अपने पैर के पंजों को, टोस को अपनी तरफ खींच कर रखें, इन्हें ढीला नहीं छोड़ना है। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए और थम्स को लॉक कर लीजिए ताकि बाइसेप्स आपके कान से लगे रहें। हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए ताकि स्पाइन एक लाइन में आ जाए, शोल्डर अलाइन हो जाए और चेस्ट को थोड़ा सा ओपन करके रखिए। रिब्स को ओपन कर लीजिए। डीप इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए आपको 3 टाइम्स बोथ लेग की तरफ, एक बार लेफ्ट पैर की तरफ झुकना है, एक्सहेल करेंगे और फिर एक बार राइट लेग की तरफ। किसी को कुछ डाउट हो तो पहले देखें और फिर करें। एक्सहेल, टमी टक करें, अपनी नेवल को स्पाइन की तरफ खींचते हुए 3 टाइम बोथ साइड आपको करना है। लास्ट वाले में आप थर्ड वाला जो आप करेंगे सेट, उसमें आपको 5 सेकंड रुकना है। रुकेंगे सभी, कोशिश करेंगे आपकी स्टमक जो है थाई से लग जाए, पैर घुटने से बिल्कुल सीधा, पंजे आपकी तरफ खींचे हुए और आपका जितना भी हो सकता है पेट थाई से लगे तो घुटने से आपका फोरहेड टच हो जाए। अपने आप को रोकते हुए फिर से डीप इनहेल करते हुए वापस आए, एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर की तरफ झुकेंगे। 5 सेकंड यहाँ पे भी होल्ड करें और जो भी स्ट्रेचिंग आपके पैर के काफ मसल्स पे आ रही है और आपके स्पाइन पे नीचे पीठ पे आ रही है उसको फील करेंगे। वापस आ जाए, आंखें बंद करते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए, स्पाइन सीधी करते हुए इसी पोस्चर पर रुकेंगे। डीप इनहेल और एक्सहेल करें। पैरों को इसी पोजीशन में रखते हुए एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अंगूठे को लॉक करते हुए बाइसेप्स कान से लगाएं, स्पाइन को खींचिए
और अब फ्रंट बेंडिंग करेंगे दोनों पैरों के बीचों बीच। जिनको लंबर प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। जिसको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या जिसको चक्कर आते हो वो भी थोड़ा सा केयरफुल होकर करें। वापस स्पाइन को फिर से ऊपर खींचते हुए हाथ ऊपर ही रखिए। 3 टाइम्स इसको भी करेंगे। एक्सेल एंड डाउन। फोरहेड को जमीन से टच कराने की कोशिश करें, जिससे जितना बनता है उतना ही करेंगे। वापस लास्ट एक बार और 3 एक्सेल, टमी टक करते हुए आपको लंबर से नीचे झुकना है। झुकिए, रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आइए। रिलैक्स करें। अब आप आ जाए धीरे से करवट लेते हुए विष्णु सैया वाले पोज में। लेफ्ट साइड करवट लेंगे सभी। कैमरे को फ्रंट साइड रखें। लेफ्ट हैंड को सिर के नीचे रखते हुए राइट हैंड का सपोर्ट ले लीजिए। बॉडी को अलाइन कीजिए। आपका जो एल्बो है और पैर का पंजा एक लाइन में होना चाहिए। पैर के पंजे एक दूसरे के ऊपर रखें। और जिनको सपोर्ट लेकर नहीं करना है, जिनका बैलेंस बन जाता है, वो अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ सीधा कर लीजिए। शोल्डर लेवल पर सभी सीधा करेंगे। बिंदु जी, हाँ जी, ठीक है। अब ऊपर वाले पैर को 90 डिग्री पर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठाइए। अपने हाथ से टच कराइए और एक्सेल करते हुए वापस लाइए। 1 2 3 4 5। वापस यहाँ पर हम 5 टाइम या 3 टाइम्स कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएं और आपको लगे कि मैं इसे 10 टाइम्स कर सकती हूँ तो मैक्सिमम 10 टाइम का सेट करें। सेकंड इसी पोजीशन में एक्सरसाइज लेंगे। अपने ऊपर वाले राइट लेग को सामने ले आए 90 डिग्री पर और कोशिश करें 90 डिग्री पूरा ले लीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात। अब यहीं से पैर को ऊपर उठाना है और वापस फिर से हाथ को ऊपर टच कराना है। यदि जब हाथ ऊपर करके टच नहीं करा सकते हैं तो सपोर्ट लेके करें, कोई दिक्कत नहीं। 1 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3 4 5। रिलैक्स, पैर को वापस अपनी जगह पर ले जाएं। थर्ड एक्सरसाइज इसी को पेंडुलम की तरह आगे और पीछे चलाएं। 1 एक्सेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए पीछे। 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस पैर को अपनी जगह पर रख लीजिए। फोर्थ एक्सरसाइज इसी पोजीशन पे अपने इस राइट हैंड से अपने राइट पैर के एंकल को या पंजे को पकड़ लीजिए। जिस चीज को भी पकड़ने में आप कंफर्टेबल है उससे पकड़ लीजिए। और अब धीरे से अपने एक्सेल करते हुए नी से नोज को टच कराएंगे। इनहेल करते हुए पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए पंजे को खींचना है ताकि थाइस की स्ट्रेचिंग आए और आपके काफ जो है वो थोड़े से आपके पीछे हो खिंच जाए। चलिए 1 एक्सेल एंड टच। पीछे पैर के पंजे को ओपन कीजिए, खींचिए। 2 3 खींचिए। आपके बटक से आपके हील जो है वो दूर हो जानी चाहिए। 4 5। वापस पैरों को सीधा रखेंगे। पोजीशन चेंज कर लीजिए। यही 4 एक्सरसाइज हम अपने दूसरे पैर से भी करेंगे।
राइट साइड करवट लेते हुए राइट हैंड का सपोर्ट लीजिए, बॉडी को अलाइन कीजिए। एंकल और पैर का पंजा आपकी एक लाइन पे होना चाहिए, चेक कर लीजिए। जिनको सपोर्ट लेना है वो सपोर्ट के साथ करें, जिनको सपोर्ट नहीं लेना है वो अपने हाथ को ऊपर कर लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखकर करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ को पैर के पंजे से टच कराइए। 1 2 3 4 5। वापस हाथ का सपोर्ट लीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज, अपने लेफ्ट पैर को सामने 90 डिग्री पर लाकर जमीन पर रखिए। अब इसी पैर को इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखते हुए ऊपर करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर टच, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल 2 3 4 5। वापस हाथों को नीचे करते हुए पैर को सीधा करें, एक दूसरे के ऊपर रखें। थर्ड एक्सरसाइज के लिए तैयार। पेंडुलम की तरह आगे और पीछे चलाएंगे। मैक्सिमम पीछे ले जाने की कोशिश। इनहेल के बाद एक्सहेल करते हुए सामने लाइए। 3 4 5। वापस डीप इनहेल और एक्सहेल। लास्ट एक्सरसाइज, अपने हाथ से अपने पैर के पंजे को पीछे से पकड़िए। एक्सहेल करते हुए नी को नोज से टच कराएंगे। इनहेल करते हुए पैर के पंजे को पीछे की तरफ खींचिए ताकि आपकी हील आपके बटक से दूर हो जाए। 2 3 4 5। वापस पैरों को ढीला छोड़ते हुए सीधा करें। वापस सभी बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे सभी। धीरे से सभी माउंट पोज लेंगे, पर्वतासन, जिसे अधोमुख स्वान आसन भी कहते हैं। अब हम करने वाले हैं कपोत आसन। इसे हम सीधे भी कर सकते हैं, पर बेस्ट होगा कि आप माउंट पोज में जाएं। अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए नी से सामने प्लेस करेंगे और राइट लेग को पीछे ही रहने देंगे। इसे पिजन पोज भी कहा जाता है। सामने वाले पैर के पंजे को 90 डिग्री पर लेकर आए, यानी कि थाइस के क्लोज ना रखें। सभी रितु में हमको देख लेंगे। यस। अब जो पीछे आपने पैर सीधा किया है, इसे और थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट कीजिए, अंदर की तरफ शिफ्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। अपनी कैपेसिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हल्का सा पीछे शिफ्ट करेंगे। पैर का पंजा फ्लैट, दोनों हाथों को पैर के पंजे और घुटने के ऊपर रखते हुए स्पाइन सीधी कर लीजिए। अब दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए स्लिट कराते हुए सामने की तरफ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए फोरहेड को जमीन से टच कराएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे खसकाते हुए फोरहेड से जमीन से टच। एक्सहेल, कंप्लीट एक्सहेल। इनहेल करते हुए वैसे ही हाथों को वापस लाएं धीरे धीरे और अपनी स्पाइन को हल्का सा बेंड करते हुए ऊपर छत की तरफ देखें। थायराइड ग्लैंड और स्ट्रेचिंग को फील करेंगे और लंबर में कंप्रेशन को फील करेंगे। फिर से 2 एक्सहेल करते हुए फ्रंट बेंडिंग, फोरहेड जमीन से टच। गुड। वापस 3 एक्सहेल एंड डाउन, फोरहेड को टच करें।
वापस आए, दोनों हाथों को वापस रखें। यही क्रिया दोनों पैरों से करना है। अब हम करेंगे दूसरे पैर से। वापस माउंट पोज में जाइए, पोजीशन को चेंज कीजिए। दूसरा पैर सामने करेंगे, राइट लेग फोल्ड करते हुए नीचे सामने, पैर के पंजे को 90 डिग्री पर रखते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने और पैर के पंजे पे रखें। जो पैर पीछे आपने स्प्रेड किया हुआ है उसे शिफ्ट करें अंदर की तरफ, ताकि स्ट्रेचिंग थोड़ी और अच्छी आ जाए। पेल्विक रीजन पे आपका इफेक्ट महसूस करना है, इसलिए शिफ्ट करना जरूरी है। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने घुटने के दाएं बाएं रखते हुए जमीन पे रखें। चलिए एक्सेल कराते हुए सामने की तरफ हाथों को स्प्रेड कराइए। फोरहेड जमीन से टच। आशिका जी करें। गुड, बहुत आशिका जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रश्मि जी अच्छा, रुबु जी बहुत अच्छा। वापस आए, 2 एक्सेल एंड डाउन। फिर से फोरहेड को टच कराएं। वापस धीरे धीरे वापस आए। बैक बेंडिंग जरूर लीजिए। 3 फिर से एक्सेल एंड डाउन। जब हम जमीन से फोरहेड को अपने टच कराते हैं फ्लोर से, तो आपको अपने बाइसेप्स की तरफ ध्यान देना है। दोनों बाइसेप्स आपके कान से लगे हुए। वापस रिलैक्स, पैरों को सामने करते हुए वापस आ जाए। थर्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसी में। अब आएंगे हम कैट पोज पर, मार्जरी आसन। दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए वज्रासन से मार्जरी आसन पे आ जाए। दोनों घुटनों के बीच में आपके शोल्डर के बराबर की दूरी होनी चाहिए। जितना आपका शोल्डर चौड़ा है उतनी ही दूरियां अपने घुटनों के बीच रखें और दोनों हाथों को शोल्डर के जस्ट नीचे रखें। इसमें कैट एंड काउ की पोजीशन करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर और पीठ अंदर, लंबर वाले पोर्शन पर एक गड्ढे से गड्ढा बनेगा, उसे फील करना है। एक्सेल करते हुए चिन को कॉलर बोन से लॉक करें और पीठ में ऊपर एक कर्व सा बनाएं। उठाइए पीठ को ऊपर। 2 इनहेल, गर्दन चिन ऊपर, पीठ नीचे। 3 पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। फिर से श्वास लेते हुए चिन अप, गर्दन अप, पीठ नीचे। एक्सेल, चिन डाउन, कॉलर बोन से लॉक करते हुए पीठ को ऊपर उठाइए। 4 चिन अप, पीठ नीचे। स्पाइन में कर्व को फील करें। चेंज, एक्सेल करते हुए चिन को कॉलर बोन से लॉक, पीठ ऊपर। लास्ट 5 चिन अप, ऊपर देखें, पीठ नीचे। श्वास छोड़ते हुए चिन कॉलर बोन से लॉक, पीठ ऊपर। इसे भी 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट मार्जरी आसन में ही हम करने वाले हैं। अपने घुटने को फोल्ड करते हुए, लेफ्ट पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए आपको लेफ्ट एल्बो से टच कराना है। एक्सेल करते हुए और घुटना मोड़े मोड़े ऊपर ले जाना है। अपने थाइस को और ज्यादा ऊपर करने की कोशिश, व्याग्रासन, एज वेल एज आपकी गर्दन भी नीचे और ऊपर होगी। एक्सेल, इनहेल अप, 2 नी से एल्बो को टच कराने की कोशिश। 3 टच,
मोड़े मोड़े पैर को घुटने से ऊपर की तरफ ले जाएं, व्याघ्रासन कहते हैं इसे। 4, वापस ऊपर। 5, वापस ऊपर, इनहेल करते हुए। रितु जी और ऊपर उठाइए, कोशिश कीजिए। यस, गुड। वापस यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग लेने की कोशिश करना है। थाइस को, घुटने को ऊपर छत की तरफ खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस वज्रासन में ही बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। आराम से गहरी लंबी सांस लीजिए। नी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले सकते हैं। अदरवाइज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। वापस से मार्जरी या कैट पोज लीजिए। अपने लेफ्ट लेग को साइड में ऊपर उठाना है, डॉग पोज की तरह। घुटने से पैर मुड़ा रहेगा, घुटने से पैर मुड़ा रहेगा। सिर्फ नी को ऊपर उठाइए। लेफ्ट साइड, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। वापस दूसरे पैर से इनहेल करते हुए नी अप, एक्सहेल करते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5। ये सब हम 10-10 के सेट पे करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ से समझने के लिए और देखने के लिए कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स। मैम इस आसन का नाम? ये डॉग पोज है। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को रखते हुए दंडासन की पोजीशन में जाएंगे। दोनों हाथों को सामने जमीन पे रखें और दंडासन की पोजीशन जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, दंडासन पीछे जो सूर्य नमस्कार में करते हैं। दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए पैर के पंजों के बल पे बॉडी को एक लाइन पर ले आए। और अब यहीं से हम माउंट क्लाइंबिंग करेंगे। दोनों घुटनों को अल्टरनेट चलाना है आपको फास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आंखें बंद करते हुए वज्रासन में ही रिलैक्स करें। 2 से 3 गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। तीन सांसें कंप्लीट हो जाए तो पीठ के बल, सुपाइन पोस्चर के लिए हम लेट जाएंगे। पीठ के बल सभी लेट जाएं। कैमरे को ऐसा सेट करें जैसे मैं देख पाऊं। चलिए यहाँ पर हम करने वाले हैं 2 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, उसमें हमें अपने बटक्स को ट्विस्ट करते हुए अपने हाथ की हथेली से टच कराना है। आप लोग सब लोग एक बार रितु मैडम को देख लीजिए। रितु मैम एक बार दोनों पैरों को दूर दूर कीजिए। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन पर साइड में रखते हुए हथेलियों को ऊपर उठा लीजिए, एल्बो से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। आशीर्वाद वाली पोजीशन पे हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाना है, एल्बो जमीन पे रहेगी, शोल्डर लेवल पर। गुड आकांक्षा जी, बहुत अच्छा। हथेलियां छत की तरफ रहेंगी, ऊपर उठी हुई, एल्बो जमीन से लगा हुआ, शोल्डर लेवल पर, पैर दूर दूर। अब यहाँ से हमें अपने बटक्स को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट एल्बो को, लेफ्ट नी को लेफ्ट
राइट एल्बो से टच कराना है क्रॉस में। नी को राइट हाथ की हथेली से घुटने को मोड़ते हुए टच कराएंगे। 1, घुटना मोड़ते हुए आकांक्षा जी। 1, वापस पैर को वहीं ले जाएं। दूसरा घुटना दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में, राइट घुटने को लेफ्ट साइड, हाथ की हथेली से पाम से टच कराइए ऊपर, जमीन पे नहीं। वापस अब इसी क्रिया को हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा फास्ट करेंगे। ऑपोजिट में घुटने को ले जाते हुए हथेली से टच कराना है। 3, 4, पूरा बटक्स को ट्विस्ट कीजिए। बटक्स एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए, हाथ की हथेली से टच। यदि किसी की हाथ की हथेली से टच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा एल्बो को नीचे कर दीजिए, शोल्डर लेवल से नीचे ले आइए। रश्मि मैम थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। गुड, बहुत बढ़िया। टच कराइए। सेटिस्फेक्शन मेन है हमारा, टच हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैम इसका भी नाम बताएंगे आप? ये ट्विस्टिंग है, बटक्स ट्विस्टिंग के नाम से जाना जाता है। लोअर पोस्चर ट्विस्टिंग है, इसको बटक्स ट्विस्टिंग के नाम से आप जानिए। 10 टाइम्स हो जाए तो कंप्लीट। वापस पैरों को सीधा कर लीजिए, हाथों को नीचे कर लीजिए, रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज इसमें हम करने वाले हैं सेतु बंधन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए बटक्स के नजदीक, घुटनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां रखें। अपनी बटक्स के, अपने कमर के बराबर। दोनों हाथ रखेंगे हम कमर के पास, जमीन पर हथेलियां लगी हुई, फ्लोर से टच। इनहेल करते हुए आपको अपनी कमर को ऊपर उठाना है, एज वेल एज अपने हाथों को भी ऊपर ले जाते हुए कान के पास जमीन पर रखना है। हाथ भी ऊपर उठाइए, सिर के पास ले जाइए, जमीन पर रखिए। इनहेल अप, एक्सेल करते हुए कमर नीचे और हाथ वापस पैर के पास। गुड, आकांक्षा जी बहुत बढ़िया, बिंदु जी बढ़िया। करते जाएं। इनहेल और एक्सेल के साथ आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी, कोई झटका नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, वापस रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे हम धीरे से पेट के बल, प्रोन पोस्चर के लिए रेडी। जो हमने अभी सुपाइन पोस्चर में बटक्स ट्विस्टिंग की थी, वही ट्विस्टिंग हम पेट के बल भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधे के पास रखते हुए कोहनियां जमीन से लगाइए। एल्बो आपके शरीर के नजदीक, दोनों हथेलियां कंधे के पास, कोहनियां जमीन से लगी हुई, पैर करेंगे दूर दूर। अब यहीं से आप लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हुए, घुटने से मोड़ते हुए ऑपोजिट में ले जाएं और अपने पैर के अंगूठे को जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें आपका घुटना आपकी थाइस नीचे वाले पैर का सपोर्ट नहीं लेंगे। 2, वापस 3, दूर ले जाते हुए पैर के अंगूठे को जमीन से टच कराएंगे। वापस 4, 5, 6, वापस रिलैक्स। आराम से एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए।
इसमें सलभ आसन जो है वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखते हुए सिर्फ एक बार करेंगे हम सलभ आसन। चिन को फ्लोर के जमीन से टच करा के रखें और सलभ आसन के लिए दोनों पैरों को नजदीक कर लीजिए, एड़ियां अंगूठे आपस में मिले हुए। इनहेल करते हुए सिर्फ दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। इतना ऊपर उठाइए कि आपकी थाइस जमीन से छूट जाए मैक्सिमम। वेरी गुड आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया। संगीता जी बहुत अच्छा। बिंदु मैम थाइस को ऊपर उठाइए, मैक्सिमम कोशिश करें और होल्ड करने की कोशिश करें, इफेक्ट को फील करें। वापस बहुत बढ़िया। वैसे मुझे मालूम है कि आप लोग इसमें ये आसन से परिचित होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट में मैं बहुत सारे आसन और बताऊंगी आपको, सिर्फ नाम से आप परिचित होंगे और नहीं होंगे तो कभी फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब हम करने वाले हैं धनुरासन। धनुरासन को समझ लेंगे। हम इसे नी से फोल्ड करके करते हैं, तो किसी को कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो पहले हम एक एक पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए, पैर के पंजे को पकड़ेंगे या एंकल को पकड़ेंगे, राइट लेग को सीधा रखेंगे, दूसरा हाथ आपके कमर के पास जमीन पर ही रहेगा। धीरे से उसे स्लिट कराते हुए कान के पास ले आए, सामने सीधा। अब अपने लेफ्ट पैर से जो आपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ा है, इसे छत की तरफ ऊपर खींचते हुए इनहेल करते हुए गर्दन कंधे को ऊपर उठाइए और जो हाथ जमीन में रखा था उसे भी ऊपर उठाइए। सामने वाला हाथ भी ऊपर उठेगा, जमीन से ऊपर छत की तरफ देखना है। बहुत बढ़िया बिंदु जी, अच्छा गुड। वापस यही क्रिया दूसरे पैर से भी करेंगे। राइट हैंड से राइट लेग के एंकल को या पंजे को जो पकड़ में आए इजीली पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड सामने सीधा, इनहेल करते हुए हाथ को गर्दन को ऊपर उठाएं और पैर को जिसको पकड़ा हुआ है उसे छत की तरफ खींचने की कोशिश करें ताकि थाइस ऊपर उठ जाए। अब देखिए इसमें जो दूसरा पैर जमीन पे है इसे भी ऊपर उठा सकते हैं, उठाने की कोशिश करें। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि दूसरा लेग नहीं उठा सकते हैं तो जमीन पे लगा के रखेंगे और नहीं तो दूसरा पैर दूसरा हाथ दोनों को। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रश्मि जी बढ़िया, दोनों पैरों से कर रहे हैं आप, गुड। वापस आ जाए। इसे हम बेल्ट से या रस्सी से भी कर सकते हैं पकड़कर, नहीं है तो चुन्नी से भी कर सकते हैं। अपने पैर के पंजे पे चुन्नी या बेल्ट को फंसा लेंगे। ऋतु जी एक बार करके दिखाएंगे। बेल्ट या रस्सी जो भी हो आपके पास, नहीं है तो चुन्नी का आप फंदा बना के अपने पैर के पंजे पे फंसा सकते हैं। एक बार बस देख लीजिए, करना फिर आपको है। आप कभी भी इसे कर सकते हैं। अपने लेफ्ट पैर या राइट पैर में आप इस तरीके से बेल्ट को एंकल में फंसाएंगे और बेल्ट को रोल करते हुए अपने हाथ पे अच्छे से फंसा लीजिए। लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए हुक को या बेल्ट को। अब धीरे से आप अपनी पोजीशन लीजिए। मैंने कहा था दूसरा हाथ सामने, पैर सीधा जमीन पर। अब अपने हाथ को छत की तरफ बेल्ट को पकड़कर खींचिए जिससे थाइस ऊपर उठ जाए और दोनों हाथ यानी कि हाथ भी ऊपर रहेगा, पैर भी ऊपर रहेगा और जो बेल्ट से पकड़ा है उसे भी ऊपर छत की तरफ खींचिए ताकि थाइस और काफ मसल्स एक दूसरे से दूर हो जाए और जितना होल्ड करा सकते हैं उतना कराइए। इस पोजीशन में यदि आपको ऊपर नहीं भी उठना है तो कोई बात नहीं, ऊपर अपर पोर्शन को मत उठाइए, सिर्फ बेल्ट से आप अपने पैर को लॉक करते हुए पैर उस बेल्ट को ऊपर जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए ताकि थाइस और आपका पेल्विक रीजन जो है इसके इफेक्ट को फील कर सके। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसमें अपर पोर्शन को उठाना कोई जरूरी नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए ताकि आप अपने इफेक्ट को पूरा फील कर सकें। वापस आ जाइए। चलिए अब हम करने वाले हैं धनुरासन को दोनों पैरों से। लास्ट आसन है हमारा।
दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एंकल को पकड़े, पंजे को पकड़े, चेस्ट चिन जमीन पे लगा हुआ। डीप इनहेल करें और धीरे से बॉडी को ऊपर उठाइए। पूरा वेट जो है आपका लेवल पे होना चाहिए। पैरों को ऊपर छत की तरफ खींचते हुए पूरा वेट ले आए अपने लेवल पर। जितना आप ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं उतना इस पोजीशन पे रुकना है आपको। वापस एक्सेल, चेस्ट चिन डाउन करें और पैर को पकड़े। 2 इनहेल करते हुए फिर से पैरों को छत की तरफ खींचते हुए, कंधे गर्दन ऊपर छत की तरफ, होल्ड, वापस रिलैक्स। इसे भी हम बेल्ट के सहारे से कर सकते हैं। ऋतु जी एक बार डेमोन्स्ट्रेट गाड़ी से लास्ट चाहिए। दोनों पैरों को बेल्ट से लॉक कर लीजिए। आपसे ब्रेक की जरूरत नहीं है। चले फिर रास्ते में नहीं पीना। चलो यार यहाँ दोनों पैरों से अच्छा चलो बाकी सभी अपना म्यूट कर लीजिए। चलिए दोनों हाथ से बैठ हाथों को हाथों को जितना खींच सकते हैं वापस गाड़ी ले रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्राणायाम आप लोग सभी को पता है, मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ। कपालभाति बहुत अच्छा है इसके लिए। कपालभाति हमें एक एक नाक से करना है, सिर्फ 2 सेकंड और। ऋतु जी कपालभाति आप इसको 2 सेकंड में बता दीजिए कैसे करने वाले हैं। सीधे बैठ जाए। कपालभाति हम रेगुलरली दोनों नॉस्ट्रिल से करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम कपालभाति को एक एक नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे। ये शुद्धि क्रिया है और ये हमारे ब्रेन को बहुत इफेक्टिव है ब्रेन के लिए, और प्लस हमारे पेल्विक रीजन के साथ साथ हमारे जो स्टमक की मसल्स है उसको करते हैं। तो पहले राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, सभी करते जाएं। सिर्फ 5-5 स्ट्रोक करने हैं आपको। डीप इनहेल करके पूरा एम्प्टी कर लीजिए, स्टमक को खाली कीजिए और कपालभाति स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 स्ट्रोक एक रिदम के साथ कपालभाति। 5 कंप्लीट हो जाए तो रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से 5 टाइम्स कपालभाति। इसे हमें कम से कम 30 से 50-60 बार करना है एक एक नॉस्ट्रिल से। यहाँ पे सिर्फ हम डेमो कर रहे हैं कि हम एक एक नॉस्ट्रिल से भी कपालभाति कर सकते हैं, और इसके इफेक्ट को खुद आप फील करके समझ लेना कि कितना इफेक्टिव है। दोनों नॉस्ट्रिल वाली कपालभाति आपको पता है, वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, वो आपको पता है, आप कर सकते हैं। एक और वेरिएशन कपालभाति में दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए फिंगर्स को लॉक करें, बाइसेप्स को लगा के रखिए, कान से और खींच के रखिए। हथेलियों को आपस में लॉक करके खींच लीजिए, स्पाइन को सीधी कर लीजिए और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से कपालभाति शुरू करेंगे। डीप इनहेल करके एक्सहेल कीजिए, टोटली एम्प्टी स्टमक, और फिर स्टार्ट कीजिए 10 टाइम्स कपालभाति करते जाए। और फील कीजिए कि ये आपके बेली पोर्शन पर, नेवल के आसपास किस तरीके से इफेक्ट डाल रही है। बस वापस आ जाइए। तो कपालभाति को इस तरीके से कर हम वेरिएशन ला सकते हैं। मोनोटोनस होने से अच्छा है कि हम वेरिएशन अडॉप्ट करें और करते जाएं। तो इस तरीके से आपको अब और भी आसन है जो आपको करने चाहिए, जिसमें सूर्य नमस्कार है, मलासन है, भुजंगासन है, और इसके अलावा पीठ के बल में हम और भी बहुत सारे आसन कर सकते हैं। इसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे टाइम को ध्यान में रखते हुए।
अब इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। भांभी प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक लास्ट सेंटेंस और बता दूं कि पीसीओडी में आपको कभी भी एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ आप मॉर्निंग में करें एम्प्टी स्टमक, शाम को नहीं करें, क्योंकि पीसीओडी जो है ये वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और यदि आप शाम को करते हैं तो वात बढ़ जाता है, और यदि आप शाम को एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पीसीओडी और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो प्लीज बी केयरफुल। ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं और भी हैं, सारी एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करें तो इफेक्टिव होगी। थैंक यू, बहुत अच्छा है, सबने अच्छा किया है। ऋतु दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी का भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर ले, तो कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करके मैं एक एक को बोलती जाऊंगी, आप पूछ लो। कांक्षा दीदी। जय जय दीदी, बिल्कुल ये पूछना था, जैसे कि ना मुझे अभी पता नहीं, शायद मेरे प्रोलॉन्ग पीरियड्स चलते हैं, जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है, 5th डे बिल्कुल क्लीन रहती हूँ, 5th या 6th डे बिल्कुल क्लीन रहती हूँ, बट 7 डे फिर एक ड्रॉप, 8 डे फिर एक ड्रॉप, ऐसे करके ना 10 डेज तक होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस नॉर्मल है। पर आप यदि योग कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ आपको, ये हम लोगों ने भी फील किया है, इस उम्र से हम लोग गुजर चुके हैं। बिल्कुल योग को अपने जीवन में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज बिल्कुल रखें, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, और वरीड होने की जरूरत नहीं। जहाँ आपने अपने अंदर ये चीज डाली कि मुझे किसी प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, तो आप और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसको बिल्कुल नॉर्मल लीजिए, है ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा दीदी ना मैं बहुत सारी ट्रीटमेंट भी ले चुकी हूँ, होम्योपैथिक में भी जा चुकी हूँ, आयुर्वेदिक में, इवन एलोपैथिक में भी, बट इसका कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मतलब कुछ ऐसे आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन हो, कुछ हो तो उससे क्लीन मतलब नहीं, प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि पीरियड्स के टाइम पे जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कुछ हमारी थोड़ी सी अशुद्धियां अंदर रह जाती है, ब्लड क्लॉट्स अंदर रह जाते होंगे, इस वजह से हो सकता है कि हो रहा हो। बाकी हमारे साथ अभी डॉक्टर मैम हैं, उनसे आप एक बार बात करिएगा, है ना। हाँ, मैं यही बात बोल रही थी कि जो डॉक्टर से कंसल्ट है, अभी हमारे साथ डॉक्टर समता जुड़ेंगी, तो आप डॉक्टर की उनसे भी बातें पूछ पूछ सकते सकते हैं। बाकी योगा से जो कंसल्ट है कुछ, तो वो दीदी से आप पूछ सकते हैं। सेकंड है सारिका दीदी, प्लीज वीडियो ऑन कर लें, बात करने से पहले वीडियो ऑन कर लें। अल्पना दीदी, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछ लीजिए पहले। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। अल्पना दीदी आप म्यूट हैं। दूसरा किसी को ले लो। सारिका दीदी, आप पूछना चाहते हैं कुछ, आपने हैंड रेज किया हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अभी अल्पना दीदी बोलना चाह रही है, लेकिन उनका ना अनम्यूट नहीं हो रहा दीदी। कोई बात नहीं, अपन बाद में लास्ट में ले हाँ, लेंगे। बाद में ले लेते हैं। तो हम अपने आज गेस्ट को बुला लेते हैं। समता, डॉक्टर समता अग्रवाल हमारे साथ हैं। दीदी एक बार हैंड रेज कर लें, आप भव्य के नाम से हैं। ये डॉक्टर समता अग्रवाल है, MBBS गायनोलॉजिस्ट। ये अपोलो सेक्ट्रम करौल बाग में ये वहाँ पर अपना देखती हैं। क्लाउड 9 पंजाबी बाग में क्लिनिक है इनका, रेगरपुरा करौल बाग में, और अंजुमन मेडिकल सेंटर में ही कंसल्टेंट है, एज ए कंसल्टेंट वहाँ पर जाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका, आप हमारे साथ आए। जो भी हमारे साथ आज लोग जुड़े हैं, तो आप उनको उनकी जो भी दुविधा है पीसीओडी के जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, गाइड करें। ओवर टू समता दीदी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है। ओके। आप लोग अगर पिन करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि रचना मैम है नहीं, तो पिन मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगी। आप लोग पिन कर लें दीदी को। हाँ जी दीदी, स्टार्ट कीजिए।
नमस्ते। सबसे पहले तो मैं रितु जी का थैंक यू बोलूंगी जो उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करा। और आप सब लोगों और जो उन्होंने टॉपिक दिया है मुझे आज का पीसीओएस, वो इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है। पीसीओएस जो है वो जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, ये आज एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम बन चुका है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में की फीमेल्स में मोस्टली पाया जाता है। ये जो है ये एक तरह से बीमारी ना होके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसको मैं क्लासिफाई करूँ। इसीलिए आज के टाइम पर इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये आज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है जो हमारी डाइट से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है। वैसे अगर इसको मैं मेडिकली रिलेट करूं तो ये एक बॉडी में एक टाइप का हार्मोनल बैलेंस है जिसमें कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का जो हमारी बॉडी में बैलेंस होता है, जो हम हर मंथ मेंस्ट्रुएट करते हैं, जो हमारी फीमेल्स की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें उसका इम्बैलेंस हो जाता है। उस इम्बैलेंस की जो मुख्य कारण है वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसमें से मैं ओबेसिटी को नंबर 1 कॉज रिलेट करूंगी पीसीओडी का। पीसीओडी जो है वो एक हमारी ओबेसिटी प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर ही बेस्ड है। इसकी वजह से क्या होता है कि वैसे तो ये कई बारी जेनेटिक कॉजेज में भी जेनेटिक भी होता है कि अगर हमारी मदर या सिस्टर में हम उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो हमें भी होने के चांस है। बट ये आज की जनरेशन में ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वही है कि ये ओबेसिटी और जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हमारा स्ट्रेस है, वो ये सब एग्रीवेट करता है। अब पीसीओडी में होता क्या है, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी बॉडी में एक हाइपर इंसुलिनीमिया टाइप की कंडीशन पैदा होती है, जिसमें कि क्या होता है, हमारी बॉडी में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी में एक पैंक्रियास है जिससे कि एक निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अब क्या होता है कि अगर हम ओबीज है या हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाता है और इंसुलिन जो है वो बॉडी में काम करना शुरू नहीं करता। इंसुलिन के रिसेप्टर्स इसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में और ज्यादा इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है और इसको हम एक हाइपर इंसुलिनीमिया टाइप की कंडीशन बोलते हैं। बॉडी में इंसुलिन काम ना करने की वजह से पैंक्रियास जो है वो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स क्या होता है, वैसे आमतौर पर जो हमारी ओवरीज हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में एंड्रोजन जिनको कि हम मेल हार्मोन्स बोलते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन में या पीसीओडी की कंडीशन में हमारी ओवरीज में ये एंड्रोजन्स का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिनकी वजह से हमें कुछ परेशानियां आती है। हाइपर एंड्रोजनिज्म जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी में। अब इस बढ़े हुए एंड्रोजन से हमको क्या क्या परेशानी हो सकती है? नंबर 1, सबसे पहले तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हमारे मंथली पीरियड्स है, वो इरेगुलर हो जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि हमारे पीरियड्स मिस होने लगते हैं या डिलेड साइकिल्स जिनको हम बोलते हैं वो हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पीरियड्स 28 दिन या 30 दिन में आते हैं तो वो धीरे धीरे 40 दिन में आएंगे या वो 2 महीने के बाद आएंगे या वो बिना मेडिसिन के आएंगे ही नहीं। मोस्टली फीमेल जो है वो इसी चीज के लिए हमारे पास आती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है पीसीओएस में हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से, एक हमारे जो है फेशियल हेयर है या बॉडी हेयर है वो ज्यादा हो जाते हैं जिसको कि हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं, या हमारे ऑयल ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो यंग फीमेल्स हैं उनको एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एलोपेशिया जिसको बोलते हैं, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एंड में जाके क्या होता है कि इनफर्टिलिटी जो शादी के बाद जो फीमेल्स हैं जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है वो इनफर्टिलिटी की वजह से होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो
हर महीने हमारी ओवरीज जो है वो एक एग जो है वो एग जो प्रोड्यूस करती हैं वो एक एग जाके बढ़ता है और वो रप्चर होता है, फिर जाके प्रेगनेंसी होती है। पीसीओएस में अल्पना क्या दीदी होता है, प्लीज बहुत म्यूट सारे करिए। एग। एक मिनट सीता दीदी, अल्पना दीदी हेलो प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो गया है। हाँ जी म्यूट कर लीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, तो वो एग्स जो है पीसीओएस में क्या होता है, वो मल्टीपल एग्स बढ़ने लगते हैं। हमारी ओवरीज का साइज जो है, वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और बहुत सारे एग्स आने लगते हैं। लगभग जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 10 से 12 अंडे दिखते हैं, लेकिन ये इमेच्योर फॉलिकल्स हम इनको बोलते हैं। इनमें से कोई भी एग बड़ा होके रप्चर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फीमेल्स को कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो पीसीओएस में क्या होता है कि यही सारी प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की बात कराऊं पीसीओडी की, तो पीसीओडी का मेडिकल मैनेजमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस लाना है अपनी बॉडी में। एक जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो आपको एक प्रॉपर डाइट, एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें कि आपके फाइबर्स हो, आपके विटामिन हो, आपका प्रोटीन राइट अमाउंट में हो, ये सब फॉलो करते हैं। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको एक एक्सरसाइज रेजीम आपको फॉलो करना होता है आपको। हम पेशेंट को एक स्ट्रिक्ट डाइटरी और एक्सरसाइज के लिए उसको बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं, क्योंकि अगर जब तक हमारा वेट लॉस नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी में जो है वो हार्मोन्स का संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और वो हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे उसके लिए। और पीसीओएस क्या है, ये एक इसमें क्या होता है, एक विशियस साइकिल है। अगर हमारा वेट गेन की वजह से पीसीओडी होता है तो पीसीओडी की वजह से भी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब एक तरह से एक चक्र है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमें इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और डाइट पर फोकस करना होता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म सबसे बेटर चीज है पीसीओडी पेशेंट के लिए, क्योंकि आप लोग एक पेशेंट को जो है वो एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम में डालते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट कंट्रोल या उसका लाइफस्टाइल, और ऊपर से मुझे लगता है कि योगा जो है वो एक तरह से स्ट्रेस रिलीविंग भी एक चीज है जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं, क्योंकि पीसीओडी की वजह से पेशेंट्स भी जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको लगता है कि उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से। ऑब्वियसली यंग फीमेल्स हैं, उनको अगर एक्ने होगा या फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होगी, या अगर कोई प्रेगनेंसी में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अपने आप में पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लेके जाती है। तो ये दोनों तरीके से वेरी बेनिफिशियल रहेगा कि आपका जो है वो वेट मैनेजमेंट भी होगा और आपका स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट भी होगा। दूसरी बात, जो अगर पीसीओडी को अगर हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो ये आगे जाके आपका डायबिटीज में भी आपको लेके जा सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर हमने इसको टाइमली मैनेज नहीं किया। तो आगे जाके आपको लाइफ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट भी है इसका। मेडिकल मैनेजमेंट में भी हम पेशेंट्स को ड्रग्स पे डालते हैं, जिसमें कि काफी सारी मेडिसिन हैं पीसीओडी की, हार्मोनल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, या इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो हम उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन देके प्रेगनेंसी कराते हैं। और ऐसे बात नहीं है कि इसमें मेडिकल इसका मैनेजमेंट नहीं है या ये बीमारी कोई इनक्योरेबल बीमारी है कि जिसका कोई क्योर नहीं है। बट अगर हम इसको ठीक से मतलब ये एक तरह से पूरा कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट में। आपको इसमें डाइट, लाइफस्टाइल, आपका मेडिकल मैनेजमेंट, आपको सारा कुछ चेंजेस लाकर ही आप इसको कंप्लीटली मैनेज कर सकते। तो मेरे हिसाब से पीसीओडी में आपको मतलब एक आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि आप पीसीओडी के लेके कभी भी परेशान मत होइए। ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है। दिस इज नॉट अ डिजीज, आई विल कॉल इट अ डिसऑर्डर, जो आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक और एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसको कि आप प्रॉपर डाइटरी, एक्सरसाइज और मेडिकली मैनेज कर सकते हैं।
थैंक यू। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो प्लीज हैंड रेज करें। आज का टॉपिक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है सबको। हाँ जी दीदी, श्वेता दीदी आप पूछ लीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आज का टॉपिक था, बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को मिली। मैं मैम इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि मेडिकेशंस, एलोपैथिक मेडिकेशंस भी इसमें यूजफुल होती हैं, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मेडिसिन्स, हार्मोनल मेडिसिन्स हम लेते हैं, तो फिर वो भी साइड इफेक्ट्स बॉडी को दूसरा भी करती होंगी, जिसके कारण और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते होंगे। देखिए, कोई भी मेडिसिन अगर राइट अमाउंट में ली जाए और राइट ड्यूरेशन के लिए ली जाए तो वो उसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको हार्मोनल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा नहीं है। आजकल वैसे भी हार्मोनल मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा लो डोज में दी जाती हैं और ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्मूला आ गए हैं जो नए नए जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम है। जैसे आमतौर पे पेशेंट्स को सबसे ज्यादा जो डर लगता है कि हार्मोनल जो मेडिसिन है उनसे वेट गेन होता है। पेशेंट को सबसे ज्यादा उनको लेने में ये डर लगता है। और दूसरा जो हार्मोनल मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स है वो पेशेंट को थोड़ा सा गैस्ट्रिक अपसेट, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सारे कंप्लेंट्स रहते हैं। तो वो आजकल जो हार्मोनल, जो न्यूअर हार्मोनल प्रिपरेशंस आ रहे हैं वो ये सारे साइड इफेक्ट्स थोड़ा मतलब मैं बोलूंगी कि ऑलमोस्ट मिनिमल है। और अगर हम उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं दे रहे हैं तो वो उसका कोई भी साइड इफेक्ट पेशेंट पर नहीं होगा। एंड मैम ये एलोपैथिक मेडिसिन लेने से क्या क्योर हो जाता है या योग इसमें करना जरूरी ही है? विदाउट योग ओनली मेडिकेशन से ये ठीक होता है? देखिए, मैं बोलूंगी कि इसमें मैं जो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ वो इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज और डाइटरी मैनेजमेंट ही है। क्योंकि मेडिसिन इसमें क्या होता है कि जब तक हम मेडिसिन देते हैं तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करी। लेकिन अगर आपने अपने साथ में लाइफस्टाइल चेंज करी और मेडिसिन टाइमली ली तो आप इस बीमारी से परमानेंटली भी क्योर हो सकते हैं। थैंक यू मैम। सेकंड आकांक्षा दीदी। जय जय दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे मुझे प्रोलॉन्ग पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब अप्रॉक्स 10 डेज चलते हैं और मैंने डॉक्टर से मतलब सारे चेकअप्स भी कराए तो उन्होंने बोला कि फाइब्रॉइड्स होते हैं आपके बॉडी में बहुत ज्यादा यूट्रस में, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट है क्या दीदी? आपकी एज कितनी है? 38। देखिए, अगर ये जो आपको प्रोलॉन्ग पीरियड्स की प्रॉब्लम है और अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो ये फाइब्रॉइड्स की वजह से ही है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके फाइब्रॉइड्स का साइज क्या है कि हम उनको मेडिसिन पर मैनेज कर सकते हैं या हमें उनको निकालना पड़ेगा, उनको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो तो मैं आपको तभी प्रॉपर एडवाइस दे पाऊंगी जब मुझे आपके फाइब्रॉइड्स का साइज पता होगा कि हम उसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या फिर हमें उनको निकालना पड़ेगा। दीदी मतलब मेडिसिन से करना जरूरी है क्या या हम नॉर्मल एक्सरसाइज के थ्रू मतलब कुछ नहीं होता? देखिए, फाइब्रॉइड जो है वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। मैं बोल दूंगी कि आपको पीसीओडी में फिर भी आप मतलब ठीक है, एक योगा जो है वो आपको एक हार्मोनल बैलेंस आपका अच्छा करती है, तो नो डाउट वो फाइब्रॉइड की वजह से भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसमें वो आपको हेल्प करेगी। बट फाइब्रॉइड जो है वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब वो एक तरह से आपकी बीमारी है मतलब। तो वो पूरी तरह योगा से ठीक नहीं हो पाएगा, आपको उसमें मेडिसिन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सारिका दीदी। जय जय। मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि अगर पीसीओडी अनट्रीटेड रहता है तो वो डायबिटीज वगैरह और भी बीमारियों को जन्म देता है,
तो मान लीजिए अगर उस कंडीशन तक हालत पहुंच गई है कि किसी को ये अनट्रीटेड छूट गया और उसके डायबिटीज भी हो गई, तब मतलब आगे क्या करना है? तो देखिए आगे तो ये कि फिर आपको डायबिटीज की तरह मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो हमें आपको डायबिटीज की मेडिसिन पे डालना पड़ेगा। और अगर पीसीओडी से रिलेटेड आपको हार्मोन्स की या पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको अलग मेडिसिन से मैनेज करना पड़ेगा। फिर आपको उसकी पीसीओडी की वजह से जो जो प्रॉब्लम आ रही है हमें फिर वो उस बीमारी को उसी तरह से ही ट्रीट करना पड़ेगा। फिर वो सिर्फ पीसीओडी का इलाज करके नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दीदी इसके लिए मतलब कुछ कर सकते हैं, घरेलू कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग इसमें? डाइट, एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मेनली डाइट का ही रोल है। देखिए जो पीसीओडी है वो बेसिकली आपका मतलब आप हम जब डाइटरी एडवाइस देते हैं पेशेंट को तो हम उसको यही बोलते हैं कि आप घर का खाना खाइए। जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, शुगर आप ये सब अवॉइड करिए। आप प्रॉपर फाइबर लीजिए डाइट में, आप प्रॉपर फ्रूट्स लीजिए और आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मतलब वही है कि आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज डेफिनेटली गुड फॉर मेंटेनिंग योर हार्मोनल बैलेंस इन द बॉडी। मतलब आपको अगर अपनी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करना है तो फिर आपको डाइटरी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज ये सब तो आपको अपने रूटीन में शामिल करना ही पड़ेगा। तो दीदी क्योरेबल या मैनेजेबल है इस कंडीशन तक पहुंच के, मतलब अनट्रीटेड और डायबिटीज और उसके आगे? देखिए बिल्कुल आज के टाइम पे हर बीमारी क्योरेबल और ट्रीटेबल है। थैंक यू दीदी। दीदी की बातों से और सब मतलब जो भी बातें हैं उनसे मैं जो समझ पाई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा लेडीज़ काम करती थी, बैठ करके काम करती थी, पानी लाना होता था, घर में मसाले पीसने हैं, खाना बैठ के बनाना है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम सारा दिन लैपटॉप पे, फ़ोन पे और सिटिंग हमारा जॉब हो गई है, तो उस वजह से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर हमें बचना है कि हम आगे डायबिटीज़ पे या थायराइड तक ना पहुंच जाएं, तो हमें इसको यही रोकना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें योगा पे और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है, जंक फूड से बाहर निकलना है, खाएं लेकिन उसको थोड़ा सा बैलेंस में रखें। और फिर जैसे कि सब चीज़ों के साथ अगर हमारी कोई चीज़ प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो जैसे कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो हमारा समता दीदी जैसे बता रही हैं कि हमें जब कुछ ऐसी चीज़ों से हम ज़्यादा परेशान हैं तो हमें डॉक्टर का सहारा भी हमें लेना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर हम परेशान हैं तो हम वहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है सुप्रिया दीदी, प्लीज वीडियो ऑन करें। हाँ जी। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आकांक्षा जी ने जो पूछा है उससे बिल्कुल उल्टा है। मुझे बहुत ही स्कैंटी फ्लो का कंसर्न है और ये काफी समय से है। मतलब आई थिंक फ्रॉम लास्ट व्हाट आई रिमेंबर आई नेवर हैड पीरियड्स लॉन्गर देन 2 days and now at the age I am right now मुझे barely 24 hours फ्लो रहता है। उसके अलावा there may be mild spotting on by third or fourth day, उसके बाद it is almost clear। तो आयुर्वेदा या नेचुरोपैथ की दृष्टि से तो मैंने उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, so I have realized, but I would like to understand कि from a allopathic consultant's perspective, what do you call this? Is this something that I should be concerned about या इसको ट्रीट करने की या कुछ करने की मुझे जरूरत पड़नी चाहिए? सबसे पहले तो ना मैं इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत सारी फीमेल्स को ये वाला एक्चुअली मिसकंसेप्शन है। मैं इनफैक्ट आप सारे फीमेल्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर हमारी हार्मोनल साइकिल या हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 या 2 दिन का फर्क आ रहा है कि मतलब अगर हमें पहले 3, 4 या 5, 6 डेज पीरियड आते थे और अगर हमें 1 या 2 दिन आ रहे हैं या 2 या 3 दिन आ रहे हैं या फिर हमारे पीरियड्स पहले 28 दिन पे आते थे, अब या 30 से 35 दिन पर आने लगे, देन एज अ डॉक्टर आई कंसिडर इज परफेक्टली नॉर्मल।
हमारा क्या है, हमारे जो आई शुड मतलब पहले जो या तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है या जो पहले हमें घर में बताया गया है कि हम एज अ फीमेल ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग टू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उसको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। मतलब हर बॉडी में फीमेल की लाइफ में हर प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं हो। अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी अप्स एंड डाउन है, एंड सबसे ज्यादा तो जो मुझे जो लगता है वो स्कैंटी फ्लो तो एक तरह से बिल्कुल भी कभी भी पैथोलॉजिकल नहीं हो। मतलब जो स्कैंटी फ्लो है वो किसी बीमारी की तरफ इतना नहीं जाता जितना कि हैवी फ्लो। मतलब हम लोग हैवी फ्लो को मैनेज करना या उसको इन्वेस्टिगेट करना ज्यादा जरूरी समझते हैं एज कम्पेयर टू स्कैंटी फ्लो। स्कैंटी फ्लो क्या इस वजह से होता है कि एज के साथ साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्कैंटी फ्लो होता है। या फिर अगर हमें कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हम थोड़ा सा वेट पुट ऑन भी कर लेते हैं। तो ये जो है वो स्कैंटी फ्लो जो है वो बेसिकली हार्मोनल ना रिलेट होते हुए एक हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट से ज्यादा रिलेटेड है। ये एज रिलेटेड है, ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जब स्लो डाउन होती है तब हमारे पीरियड्स थोड़ा सा कम होने लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए स्कैंटी फ्लो। मैं ग्रुप पे डॉक्टर समता का नंबर डाल दूंगी, अगर आप लोग पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। सेकंड है दीप्ति जैन। जय जय दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी से रिलेटेड था। शी इज 15 और उसके 2 साल पहले पीरियड शुरू हुए थे। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वाज वेरी इरेगुलर। 3-4 महीने बाद में पीरियड्स आके देन स्टार्टेड लिटिल बिट रेगुलर, पर अभी भी 2 से 3 महीने का गैप होता है उसके। एंड शी हैज वेरी लाइट पीरियड्स, लाइक she does not have to change the pads for the first day or second day. तो काफी लाइट पीरियड होता है एंड हमने डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर सेड कि अभी बिगिनिंग है, हर बॉडी इज बिल्डिंग अप, गेटिंग रेडी फॉर दिस चेंज, एंड बट इट्स स्टिल लाइक दैट। एंड आई जस्ट विजिट द डॉक्टर, उसने कुछ भी नहीं दिया, हमने बोला कि नहीं ऐसा ही ठीक है, इट विल बी फाइन। So my concern was when she started getting some facial hair, so that was the big concern. And her lifestyle is pretty active. She's she's in sports. She's very heavy on cardio and exercises. And food wise, she's eating only like घर का बना हुआ खाना, बाहर की जंक फूड नहीं खाती है. So is there something I should concern about or कुछ करना चाहिए उसके लिए, or it's just pretty normal for the girls? एक तरह से जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट करा है, आई वुड लाइक टू से कि हाँ इट्स ओके, समटाइम्स 2 और 3 इयर्स लगते हैं जब आप एक बार एक बच्चे के पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को और ज्यादा टाइम लग जाता है। बट जैसा कि अगर आप बता रहे हैं कि उसको फेशियल हेयर वगैरह डेवलप होने लगे, तो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि आप उसका एक हार्मोनल प्रोफाइल कराइए, जिसमें कि हम हार्मोन्स के कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि वो उसके जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में वो प्रॉपर नॉर्मल लेवल पर है या नहीं। अदरवाइज अगर वो नॉर्मल आते हैं इट्स परफेक्टली नॉर्मल, तब हम उसको वेट एंड वॉच पे डाल सकते हैं। ऑब्वियसली इतनी यंग एज में हम मेडिसिन से इंटरवीन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज जो मेडिसिन है वो भी अपने आप में एक हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है, एंड शी इज वेरी यंग कि हम उसको कोई हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। बट स्टिल आई वुड लाइक टू डू अ हार्मोनल प्रोफाइल। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, दीप्ति दीदी हमारे साथ योगा में जुड़ी हुई हैं। इनके हस्बैंड आशीष भैया वो भी हमारे साथ डेली योगा करते हैं और बहुत अच्छी योगा करते हैं दोनों लोग ये, और मैम के साथ बहुत रेगुलर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कल्पना दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी जी, ओम नमः नमः। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दीदी जी मेरे को 2 साल हो गए, मेनोपॉज पीरियड्स खत्म हुए
और मेरे को बहुत वीकनेस रहती है और नीचे के मतलब पोर्शन में बहुत कभी कभी दर्द जैसी होती है मतलब, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत है, हाइपर एसिडिटी बहुत है, और डाइजेशन बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, मतलब जो भी खाते वो पचता नहीं है, और बहुत मतलब आवाज के साथ बहुत ब्लोटिंग निकलती है। और डायबिटीज का भी टेस्ट कराए थे, वो बॉर्डर लाइन पे है, तो इसके लिए क्या सजेशन रहेगा, घरेलू उपचार, योगा थेरेपी, क्या इसके लिए वो तो भी आप कर ही रहे हैं योगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत डाइजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट है। बाकी आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, एंटासिड्स ले सकते हैं आप रेगुलरली, और मेनोपॉज के लिए आप थोड़े से विटामिन या कुछ आप कैल्शियम वगैरह अपने सप्लीमेंट्स वगैरह आप उसको आप अपने रिजीम में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं मेनोपॉज के लिए। और थोड़ा सा आप वही डाइटरी और एक्सरसाइज करते रहिए, बाकी मेनोपॉज में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हार्मोन्स बहुत कम है, बहुत लेवल कम है, और बेसिकली विटामिन बी मेनोपॉज 12 हुआ ही इसलिए कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स कम हुए, और मेनोपॉजल एज में हार्मोनल थेरेपी नहीं दी जाती। राइट, थैंक यू दीदी। सुप्रिया दीदी, मेरे ख्याल से आपका हो चुका है, या कोई और क्वेश्चन है आपका? आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। छाया दीदी। दीदी मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मेरे को भी मेनोपॉज की समस्या से हूँ, अभी 2-3 महीने हुए हैं पीरियड्स बंद हुए, तो जैसे प्रॉपर डाइट, फाइबर वगैरह तो जैसे होता है, फिर भी और हम क्या अपना घर की चीजों को क्या ऐड कर सकते हैं इस चीज में, जिससे कि सब कुछ। आपको 3 महीने पहले मेनोपॉज हुआ है? हाँ, मतलब कि आपकी एज 48। हाँ तो ठीक है, अगर आप 3 महीने, कई बार क्या होता है कि 3 महीने के लिए बंद हो जाता है 48 ईयर्स पे, फिर से भी आ जाता है पीरियड्स। ऐसा नहीं है, जब तक 1 साल नहीं हो जाता पीरियड्स को बंद हुए तब तक हम उसको मेनोपॉज नहीं बोलते हैं। मेनोपॉज तभी बोला जाता है जब पीरियड्स पूरा 1 साल के लिए बंद हो जाता है। तो हो सकता है कि अभी आपको 3 मंथ्स के लिए बंद हुए, बीच में आप एक बार आ जाए, आप अपना एक रूटीन अल्ट्रासाउंड, एक रूटीन ब्लड प्रोफाइल करा के रख सकते हैं। बाकी डाइट तो ऑब्वियसली आजकल सभी को पता है कि उनको क्या खाना है, हाई फाइबर, लो स्वीट, आप ये सब ले सकते हैं। और डाइट में आप कुछ एस्ट्रोजन, जिनको हम फाइटो एस्ट्रोजेंस बोलते हैं, आप उनके सप्लीमेंट्स जैसे कि नट्स, सीड्स वगैरह, वो सब भी आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता भी आती हैं, और पीछे नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी आए थे। जैसे आप लोग घरेलू उपचार मांग रहे हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और कल्पना दीदी, आपने जैसे ब्लोटिंग के लिए बताया, तो एक श्वेता दीदी ने एक चीज़ उस टाइम बताई थी, जीरा, मेथी और दालचीनी का पानी। तो आप उनकी वीडियो दोबारा देखें और उसको समझें कैसे उन्होंने बताया था, वो भी ले सकते हैं। ये वीडियो किसमें दीदी जी? ये डॉक्टर रचना जैन का है, सैटरडे सेशंस के नाम से है, सैटरडे क्लासेस। जीरा, मेथी और क्या दालचीनी। उसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि आपने उसको पानी को डबल लेकर आधा करना है, प्रोसीजर उसमें समझ के तब करें। और अदरवाइज नहीं तो डॉक्टर श्वेता है हमारे साथ, आयुर्वेद की डॉक्टर, इसी ग्रुप में आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर घरेलू उपचार चाहिए तो नंबर इसी ग्रुप में है, आप देखेंगे डॉक्टर श्वेता के नाम से है। ठीक है दीदी, ठीक, धन्यवाद। पाली दीदी। मुझे ये क्वेश्चन था कि जब मुझे पीरियड्स आने के होते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है हल्का सा, तो समझ में नहीं आता वो डेट होते हैं, और 2-3 दिन रुक के फिर पीरियड स्टार्ट होते हैं, मतलब फ्लो स्टार्ट होता है। तो इसे क्या समझे, या कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह की या आपको कोई वाइट डिस्चार्ज वाली कोई समस्या तो नहीं रहती है, उस वजह से भी कई बार ये वाली प्रॉब्लम होती है। और आपको मैं बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप एक बारी हॉस्पिटल जाके आप अपना चेकअप करवाइए,
आप अपना सर्विक्स वगैरह एग्जामिन कराइए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो सर्विक्स पर है कोई अल्सर या कोई भी जख्म होता है, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक बारी जाके आप अपना चेकअप करवाइए सर्विक्स में। थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन लेंगे क्योंकि समता दीदी का प्लीज म्यूट कर दीजिए, उनका सुबह का भी टाइम हो रहा है। स्वाति जैन, ये विभूति दीदी प्लीज म्यूट कर दीजिए। जय जैन दीदी, मेरे साथ ये समस्या है कि जैसे मेरी डेट आने वाली होती है तो मेरे को सर दर्द से पहले ही पता चल जाता है कि मेरी डेट आने वाली होती है। टाइम पे ही आती है बट 5-6 दिन तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता, बहुत स्पॉटिंग भी नहीं होती। जब मैं वॉशरूम यूज करती हूँ तब पता चलता है कि डेट चल रही है। उसके बाद आफ्टर 5 डेज जब ऐसे प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद 5 दिन हैवी फ्लो होता है। तो और 10 दिन तक ऐसे रहने के बाद जो बाकी 20 दिन है उसमें मेरे को वाइट डिस्चार्ज होता है और वो भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसमें भी मुझे पैड लेना पड़ रहा है वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे भी। हाँ, तो बेसिकली आपको जो पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है वो वाइट डिस्चार्ज की वजह से ही हो रही है। पेन भी बहुत ज्यादा उसी वजह से हो रहा है। और आपको जो पहले पीरियड से पहले जो स्पॉटिंग हो रही है, वही मैं आपसे पहले जिन्होंने बोला था कि मुझे स्पॉटिंग होती है, तो ये जनरली जो है वो इन्फेक्टिव रीजन से ही होती है। आप वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपको कोई इन्फेक्शन है, सर्वाइकल इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको भी एक मेडिकल चेकअप एडवाइस करूंगी कि आप जाकर अपना एक बार मेडिकल चेकअप करवाइए कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है, और फिर उसके लिए आपको पहले इन्फेक्शन ट्रीट करा के ही आपको फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम को देखना होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। यहाँ पर हमारा वर्कशॉप का जो एम है वो है अवेयरनेस, कि सब लोगों में अवेयरनेस आए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग जब ध्यान से सुनते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई डॉक्टर्स आते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि शायद ये हमारी कोई डिजीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस हमें मिल रही है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो चाहे तो आप डॉक्टर स्मिता से बात कर सकते हैं, या आयुर्वेद डॉक्टर है, नेचुरोपैथी डॉक्टर है हमारे पास, उनसे कर सकते हैं। अदरवाइज अपने कहीं भी किसी से कंसल्ट करके करें, अपने हिसाब से ट्रीट ना करें, किसी भी डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर के काम करें। और योगा के लिए भी हम यही बताते हैं, ये जो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं ये सारे अवेयरनेस के लिए है, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता जब तक हम रेगुलर नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारी क्लासेस चलती हैं, आप उसमें मंडे टू सैटरडे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या कहीं भी करें, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा बहुत ख़राब होता जा रहा है, डाइट ख़राब होती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम योगा से जुड़ें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जंक फूड अवॉइड करें, तो खाने का अपना ध्यान रखें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अभी मैं यहीं पर इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चंस नहीं लेंगे अब। तो डॉक्टर स्मिता बहुत बहुत थैंक यू। समता दीदी, समता अग्रवाल हमारे साथ आई, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। आज भी टेंटेटिव था कि अगर उनका कोई केस आ गया तो वो हमें टाइम नहीं दे पाएंगी, लेकिन हम लकीली आज हम उनका सेशन ले पाए, उनसे हम सारी गाइडेंस ले पाए। होप सबको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत सभी की तरफ से दीदी बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना टाइम दिया। हमारे साथ रुक्मणी राव जुड़ी थी आज, उनका भी मैं बहुत दिल से थैंक यू करूँगी। मेरे ख्याल से आज हमें और नई चीज़ें सीखने को मिली, और आगे भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे सेशन में आती रहें और हमें इसी तरह से गाइड करती रहें, और हम लोग इसी तरह से इन लोगों की छत्र छाया में रहकर अपने आप को ठीक रख सकें। आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग योगा से जुड़ें। और ये जो सेशन है हमारा, ये इसीलिए है कि हम अवेयर हों, क्योंकि हम बोलते रहते हैं हमारे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ अपने ध्यान दें,
अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहीं पर आज का सेशन हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन का जो भी टॉपिक होगा आपको ग्रुप में डाल देंगे। तो सभी का धन्यवाद, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी दीदी बहुत आपका अच्छा बहुत रहा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत थैंक बढ़िया। यू जय जय थैंक जय यू। जय 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 जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। देखिए मुझे भी ग्रुप में ऐड होना था, मैं एडेड नहीं हूँ। मुझे कहीं 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 इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअल में क्या हो गया है कि वो ग्रुप ना पूरा ओवरलोड हो गया है, तो उसमें आप अपने आप ऐड नहीं हो सकते। आप मुझे पर्सनली नंबर भेज दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। दीदी मेरे पास नंबर नहीं है आपका। बिंदु दीदी से ले लो। हाँ, बिंदु दीदी से ले लीजिए। अदरवाइज ठीक, मैं तो मेरा वैसे जो मैसेज आता है उसमें मेरा नंबर होता है, डॉक्टर रचना जैन का और मेरा दोनों का नंबर होता है। ओके ओके यहाँ ओके। पर फिर से मैं एक बार सबको दोबारा से बता दूं कि मुझे हमारी ये नंबर ये मैसेज जागृति जी ने कल शेयर किया तब पता चला। इसके पहले मैंने घुटने वाली भी क्लास आप ली थी लोग तो इसको जो हम सेशंस वर्कशॉप्स ले रहे हैं इसको भी फ्लोट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि लोगों को फायदा मिले। यहाँ हमारा कोई चार्जेस नहीं होता, तो आप लोग हर सैटरडे हमारा वर्कशॉप हो रहा है, तो आप इसको अपलोड आगे भी फॉरवर्ड करिए जिससे कि लोगों को फायदा मिले। और हमारे जो सेशंस होते हैं वो मंडे टू सैटरडे होते हैं, जिसमें मिनिमम अमाउंट होता है, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। योगा के सेशंस होते हैं, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बता रही थी कि एक दिन में कुछ नहीं होता। यहाँ हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर उसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे सेशन से भी जुड़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हम यूट्यूब से करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वहाँ आपको कोई सामने नहीं देख रहा। कई बार हम जब फ्रंट मैं मैनेज कर रहे हैं सच या बताऊं दीदी, मैं ना आर्यन से जुड़ी हूँ। मैं वहाँ सेशंस लेती हूँ मॉर्निंग 5 to 6, बट मुझे आज बहुत कुछ सीखने मिला। मैं ये सजेस्ट करूंगी आर्यन में भी कि सब टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दे ये सीखना, तो क्या आइडिया मिलेगी, एक्सपीरियंस होगा तो वो और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। यहाँ पर हम अलाइनमेंट के साथ कराते हैं दीदी। एक चीज यहाँ पर भी जरूरी है कि योगा तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ अलाइनमेंट के साथ बताते हैं, क्योंकि जब हम फ्रंट बैंडिंग भी कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता, बैक को कर्व कर लेते हैं, उससे हमारी स्पाइन खराब होने का डर रहता है। तो ये जरूरी है कि किसी भी गाइडेंस में करें, जब सामने आपको टीचर देख रहा होगा तो वो आपको वो चीज ठीक कर पाएगा। जो हाँ नी की प्रॉब्लम होती है तो हम नी की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसको कौन सी करनी है, हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जब हमारी नी डैमेज हो गई कि नी पर प्रेशर भी ना पड़े और नी हमारी फ्लेक्सिबल हो सके। तो ये सब चीजें आपको एक गुरु की गाइडेंस में ही मिल सकती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बात करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि वहाँ के सब टीचर्स को ये क्लासेस कंपलसरी कर दो, तो सबका एडवांस डेवलपमेंट भी होते रहेगा, नॉलेज बढ़ती रहेगी। बिल्कुल दीदी, डॉक्टर रचना जैन के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है। और वो जैसे कि आप लोग सारे सेशंस में देख ही रहे हैं, वो कितना पेन लेकर के हमें एक एक एक्सरसाइज बताती हैं और उसकी अलाइनमेंट पे काम करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यूट्यूब पे गलत सिखा रहे हैं, लेकिन वो हम हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, उसके हिसाब से आसन होने चाहिए। तो आप एक बार उनसे जरूर जुड़े। हमारे वीकली भी हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम 1 वीक के भी किसी भी डिजीज के ऊपर मतलब एक सेशन बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को जैसे किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या नी प्रॉब्लम है, तो उसका भी 1 वीक का आप लोग उन मैम से सीखें, हम लोगों से सीखें और फिर अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन का टॉपिक आप लोगों को बता देंगे। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमः दीदी।